सो कंटिन्यूइंग विद आवर एक्सपेरिमेंट दैट वाज मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जो हमने पिछली ऑडियो में देख ही लिया था। दैट इज़ कि अगर आप रेशियो देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में ऑल हैवी आपको नाइट्रोजन वाला डीएनए देखने को मिलता है, एंड देन 40 मिनट के बाद जब सेकेंड जनरेशन का जन्म होता है तो वहाँ पर आपको 1:1 रेशियो में लाइट एंड हैवी डीएनए दिखेगा। दैट इज़ एक में 14 नाइट्रोजन, एक में आपका 15 नाइट्रोजन जो होगा वो इक्वल रेशियो में होगा। एंड फर्दर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास हेवी डीएनए आपका कम होता चला जाएगा एंड लाइट डीएनए जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, राइट। जैसे कि 60 मिनट्स के बाद आपके पास 75% अगर हम बोलें 3:1 का रेशियो रहेगा, वी कैन से 75-25, राइट। सो 14 and 14N, that is light, will be 75 and 25 will be heavy, okay, then hybrid heavy, right। then 80 मिनट्स के बाद अगेन इसका हाफ आप अगर आप कर दें तो आपका जो लाइट रहेगा वो 80 मिनट्स के बाद 87.5 रहेगा एंड हैवी 12.5 एंड सो ऑन, राइट। सो जो अगला क्वेश्चन है इटैलिक्स में उसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि इफ़ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल्स, ओके। सो now coming next is very similar experiment involving use of radioactive thymine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba beans by Taylor and colleagues in 1958. The experiment proved that DNA in chromosome also replicates semi-conservatively. Okay, so यहाँ पर सेम 1958 में मिसेल्सन एंड स्टाहल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, राइट, जो कि आपको सेमी कंजर्वेटिव तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है इसका प्रूफ देता है। एंड टेलर ने भी 1958 में ही अपने कलीग्स के साथ एक्सपेरिमेंट दिया जहां पर उन्होंने वीसिया फाबा पर एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ करते हुए, राइट। वीसिया फाबा बीन्स, ओके, कॉमन नेम इज़ फाबा बीन्स, राइट। सो ये क्वेश्चन आ सकता है अलॉन्ग विद मिसेल्सन एंड स्टाहल हु प्रूव्ड कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली वर्क करता है। तो टेलर एंड हिज कलीग्स ऑल्सो डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन वीसिया फाबा दैट कैन बी कॉमनली सेड एज फाबा बीन्स, एंड उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया था। ओके, नाउ कमिंग टू 6.4.2, that is the machinery and the enzyme. Now this is the one जहाँ पर आपका replication actual में start होता है, okay। So in living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts, enzymes. The main enzyme is referred to as DNA-dependent DNA polymerase, since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time. E. coli that has only 4.6 into 10 raised to the power 6 base pair, compare it with human whose diploid content in 6.6 into 10 raised to the power 9 base pair completes the process of replication within 18 minutes. That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. Not only do these polymerases has to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. Any mistake during replication would result into mutation. Furthermore, energetically replication is very expensive process. Deoxyribonucleoside triphosphates serve dual purposes. In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate in deoxynucleoside triphosphates are high energy phosphates, same as in the case of ATP. Okay, अगर हम छोटी छोटी लाइंस को कट करते हुए अगर हम पढ़ें तो देखिए लिविंग सेल्स ई कोलाई का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर रेप्लिकेशन अगर आपको करनी है डीएनए की तो वहाँ पर आपको एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब ये एंजाइम जो है डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे, डीएनए पे ही डिपेंड करते हैं क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड ही टेम्पलेट फॉर्म करेगा, राइट। तो ये एंजाइम जो है ये डीएनए पे डिपेंड करते हैं, ओके। एंड ये पॉलीमराइज करेंगे आपके डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को, इसलिए इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज,
ओके, सो आपका मेन एंजाइम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ये जो एंजाइम है आपका, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। वाई सो? बिकॉज एक तो ये बहुत फास्ट काम करता है, जो कि आपका डेटा में दे ही रखा है कि ई कोलाई में जो आपके बेस पेयर है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, उसको ये 18 मिनट में कवर कर देता है, एज कम्पेयर टू ह्यूमन कंटेंट, डिप्लॉयड कंटेंट, दैट इज़ 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ई कोलाई के बेस पेयर्स बहुत कम हैं, राइट? सो अगर देखा जाए तो 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई में रेप्लिकेट कर देता है। नॉट ओनली दिस की स्पीड ही फास्ट होनी चाहिए, बट जब ये रेप्लिकेशन शो कर रहा है तो टेम्पलेट स्टैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन रहा है उसमें जो आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की होनी चाहिए। वरना क्या होगा कि अगर आपका एक बेस पेयर भी चेंज होता है या फिर उसमें गलती होती है तो म्यूटेशन हो जाएगा, राइट? सिंगल बेस पेयर वाला म्यूटेशन हमने अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, राइट? So high degree of accuracy and speed both are required and they are there in DNA dependent DNA polymerase. ओके, एंड अगर आप देखेंगे तो जो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। एंड आपके जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि हम कह सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो दो पर्पसेस सर्व करते हैं। एक कि वो सबस्ट्रेट का काम करते हैं, सबस्ट्रेट मीन्स उसी से आगे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट? यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी सी इन्वॉल्व कर दी जा सकती है कि सबस्ट्रेट देन रिएजेंट एंड देन प्रोडक्ट, लाइक दैट। ओके, तो वो आपका प्रोवाइड करते हैं एनर्जी पॉलीमराइजेशन के लिए, राइट? एंड आपका दूसरा सबस्ट्रेट का काम करते हैं, राइट? एंड किस फॉर्म में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी, राइट? सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एंड आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट नेम मैच कर रहे हैं, राइट? सो आपका ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, दो काम कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं और एक एनर्जी प्रोवाइड का काम कर रहे हैं। ओके, in addition to DNA-dependent DNA polymerases, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occurs within a small opening of the DNA helix, referred to as replication fork. ओके, सो द पॉइंट इज़ कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम हो गया, राइट? उसके साथ बहुत सारे आपको एंजाइम ज़रूरी होते हैं ताकि रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो सके, राइट? सो अगर आप देखेंगे कि आपके दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो उन्हें अलग करना होगा ताकि वो एक एक अलग स्ट्रैंड को जन्म दे सके। अब उन्हें अलग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो कंप्लीट जो आपका डीएनए है उसको आप अलग नहीं कर सकते, बट आप एक छोटे से स्ट्रैंड को अलग कर सकते हैं, ओके, जो कि आपके हेलिक्स का छोटा सा पार्ट ओपन है, जैसे कि आपका 6.8 फिगर में शो किया गया है रेप्लिकेटिंग फॉक, ठीक है? उसको रेप्लिकेशन फॉक बोला जाता है। यहाँ पर आपके दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग कर दिए गए। ओके, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'. This create some additional complication at the replicating fork. Consequently, on one strand, the template with polarity 3' to 5', the replication is continuous, while on the other, the template with polarity 5' to 3', it is discontinuous. The discontinuously synthesized fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. ओके, सो यहाँ पर आपका रेप्लिकेशन फॉर्क खोल दिया गया, राइट? एंड देन उसके बाद जो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन शो करेगा, पर उसका एक रूल है कि वो 5' एंड से जो 3' एंड वाला स्ट्रैंड है उसको से पॉलीमराइजेशन करेगा, राइट? सो आपका जैसे फिगर 6.8 में शो कर रखा है कि 5' to 3' आपका जो डायरेक्शन है वो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का है, एंड वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री दिखाया गया है? 3' to 5' के, राइट? ऑब्वियस बात है। एंड जो आपका दूसरा स्टैंड है डीएनए का, दैट इज 3' to 5' में, उसमें आपका जो से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डिसकंटिन्यूअसली फ्रेगमेंट्स को सिंथेसाइज करता है। सो पॉइंट ये है कि पूरा डीएनए हेलिक्स आप नहीं खोल सकते, इसलिए छोटा सा स्पेस खोला जाता है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाएगा। देन आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए
डीएनए पॉलीमरेज जब पॉलीमराइजेशन शो करता है तो उसका रूल ये है कि वो 5 to 3 डैश एंड पे ही शो करेगा, राइट। सो दैट विल बी कम्प्लीमेंट्री टू 3 to 5 डैश, राइट। बट इन द केस ऑफ आपका जो दूसरा स्टैंड है जो कि डीएनए का 3 to 5 है, उसमें आपका जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो फ्रेगमेंट्स बनाता है एंड लास्ट में वो डीएनए लाइगेज से जोड़ दिए जाते हैं, राइट। स्टे ट्यून्ड, बाय।